मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर वीडियो से मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों, इसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में इस चैप्टर के जो भी टॉपिक मैं इस लेक्चर वीडियो में आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, उनके नोट्स कॉपी में बना लेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को। बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं प्रोटॉन की खोज। बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल से समझाया था और उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था। तो जो बच्चे इस लेक्चर वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, वो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर वीडियो नंबर 1 को जरूर देख लें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। बच्चों, प्रोटॉन के बारे में आपको बहुत सारी बेसिक्स पता है पहले से। एक बार मैं उनको रिकॉल आपके सामने करा दूं, जिससे कि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। बच्चों, प्रोटॉन जो है ये परमाणु का एक मूल कण है। क्या है? प्रमुख मूल कण है। प्रोटॉन परमाणु का एक प्रमुख मूल कण है। पहली बात, प्रोटॉन का सिंबल 1p1 या P है। प्रोटॉन की खोज बच्चों 1919 में किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझेंगे। तो प्रोटॉन का सिंबल 1p1 या P है। प्रोटॉन की खोज 1919 में साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम बच्चों आवेश का मात्रक होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। और ये बच्चों आवेश होता है धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। बच्चों, आपने देखा था इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश की मात्रा इतनी ही है, लेकिन उसका आवेश है ऋणात्मक। और बच्चों, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6762 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम है। अगर हम इसको AMU में देखें तो 1.007276 AMU है। 7276 AMU है। बच्चों, AMU परमाणविक कणों के द्रव्यमानों को व्यक्त करने वाला मात्रक है। AMU को बच्चों कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु संयुक्त मात्रक। और बच्चों, एक AMU जो होता है इसमें होता है 1.66054 × 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं बच्चों एक AMU में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि AMU द्रव्यमान का कितना छोटा मात्रक है। तो बच्चों, ये प्रोटॉन के बारे में कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको समझाए, आपके सामने रखे। अब बच्चों आते हैं प्रोटॉन की खोज पर। तो बच्चों, प्रोटॉन की खोज हुई थी एनोड किरणों के द्वारा। बच्चों, आपको मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरणों के द्वारा, लेकिन प्रोटॉन की खोज भी एनोड किरणों के द्वारा। बच्चों, एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं और इन्हीं अति सूक्ष्म धनावेशित कणों को ही प्रोटॉन कहा जाता है। अभी मैं एनोड किरणें किस तरह से उत्पन्न हुई और एनोड किरणों से प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई, ये सारी बातें अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप 1 बाय 1 सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। तो बच्चों, अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों के द्वारा हुई और एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं अति सूक्ष्म धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहते हैं। अब बच्चों, एक बात और आती है कि प्रोटॉन जो है ये पदार्थ का एक प्रमुख मूल कण है। कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन को द्रव्य का प्रमुख मूल कण या मूल कण क्यों कहते हैं। तो बच्चों, मूल जो सर्वत्र विद्यमान हो उसी को मूल कहा जाता है। जो सभी जगह उपस्थित हो, यानी कि सभी पदार्थों में उपस्थित हो, उसी को हम मूल कण कहते हैं। तो बच्चों, एनोड किरणों वाला एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं सामने आई जिनसे ये पता चला कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित है। प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित है।
तो अब चूंकि ये सभी परमाणुओं में उपस्थित है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि प्रोटॉन द्रव्य का यानी कि पदार्थ का एक प्रमुख मूलकण है। अब अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि परमाणु को द्रव्य का प्रमुख मूलकण क्यों कहते हैं, तो आप आंसर इसका आराम से लिख सकते हैं कि केवल एनोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं, अपितु कई अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित हैं, अर्थात प्रोटॉन द्रव्य का एक प्रमुख मूलकण है। इसको बच्चों मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया है कि केवल एनोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं, अपितु कई अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में होते हैं, अतः प्रोटॉन द्रव्य का एक प्रमुख या एक मूलकण है। प्रमुख मूलकण है या मूलकण है। अब बच्चों दूसरी बात पे आते हैं। प्रोटॉन पर मैंने कहा आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसकी प्रकृति होती है धनात्मक। बच्चों अब तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर इससे कम आवेश नहीं खोजा जा सका है, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा विद्युत आवेशित कण ज्ञात नहीं हो पाया है जिस पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम। इसका मतलब है कि ये सबसे कम आवेश की मात्रा है जो किसी विद्युत आवेशित कण पर उपस्थित है। तो अब चूंकि यहीं से आवेश की मात्रा स्टार्ट होती है विद्युत आवेशित कणों पर, तो साइंटिस्टों ने इसको सरलता से प्रदर्शित करने के लिए इसके लिए उन्होंने एक सिंबल रख लिया 1, या ऐसे कहो कि इसको कह दिया गया इकाई साइंटिस्टों के द्वारा। और जहां जहां ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का आवेश आता है, वहां पर इसकी जगह हम सिर्फ बनाते हैं 1, और इस तरह से प्रोटॉन का आवेश लिखा जाता है +1। जिस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा जाता है -1, इसी तरह से प्रोटॉन का आवेश लिखा जाता है +1, लेकिन +1 का मतलब होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन के आवेश को विद्युत आवेश की यूनिट क्यों कहा जाता है, तो इसका सेलेक्टेड वर्ड में मैंने लिख रखा है आंसर, प्रोटॉन का आवेश विद्युत आवेश की यूनिट माना जाता है क्योंकि अब तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश नहीं है। तो ये बच्चों मैंने प्रोटॉन से रिलेटेड बहुत ही सेलेक्टेड फैक्ट्स आपके सामने रखे, जिससे आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चली कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और प्रोटॉन को द्रव्य का मूलकण क्यों कहते हैं, और एक बात और यहां निकल के आई कि क्यों प्रोटॉन के आवेश को यूनिट माना जाता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकें। इसके बाद मैं एनोड किरणों की खोज के बारे में बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको एनोड किरणों के बारे में बताने जा रहा हूं कि एनोड किरणें क्या हैं और इनकी खोज कैसे हुई। बच्चों एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक ली थी विसर्जन नली और उस विसर्जन नली में एनोड को लगाया और कैथोड को लगाया। बच्चों यहां इन्होंने कैथोड जो लिया वो छिद्रित लिया, उसमें छेद थे। इसके बाद इन्होंने इस विसर्जन नली में एक निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप की सहायता से विसर्जन नली के अंदर इन्होंने अल्प दाब उत्पन्न किया, लगभग 0.0001 mmHg के बराबर। इन सब कंडीशन को उत्पन्न करने के बाद इन्होंने इसमें ली एक गैस और कैथोड व एनोड को उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ करके इसके अंदर इन्होंने विद्युत प्रवाहित की, यानी कि विद्युत का विसर्जन किया। इसके विसर्जन के दौरान इन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे एक चमक उत्पन्न हो रही है। इन्होंने इस चमक का पता लगाया तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्हें ज्ञात हुआ कि ये जो चमक है ये कैथोड के छिद्रों से एक प्रकार की अदृश्य किरणों के आ जाने के कारण, यानी कि छिद्रों से अदृश्य किरणें कैथोड के पीछे के क्षेत्र में आ रही हैं और इन्हीं
अदृश्य किरणों की वजह से चमक उत्पन्न हो रही है। अब देखो बच्चों, चूंकि ये अदृश्य किरणें छिद्र को बच्चों कैनल कहते हैं, कैनल से होकर जा रही थी, इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम रख दिया कैनाल किरणें। क्या नाम रख दिया? कैनाल किरणें। अब दूसरी बात, ये किरणें एनोड से उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इनको एनोड किरणें भी कहा जाता है। बाद में बच्चों रिसर्च करने पे पता हुआ कि ये किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए इनको धन किरणें भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से बच्चों एनोड किरणों के 3 नाम हो गए। कौन कौन? कैनाल किरणें, एनोड किरणें और धन किरणें। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से इन्होंने किया था। बच्चों ये जो साइंटिस्ट थे, कौन? गोल्डस्टीन, इन्होंने कांच की ली विसर्जन नली। विसर्जन नली बच्चों मैं आपको बता चुका हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यहां इन्होंने 2 प्लेटें ली, एक ये प्लेट है, इसको बनाया एनोड, एक दूसरी प्लेट ली और ये प्लेट रखी इन्होंने छिद्रित, इसमें बीच में कर दिए छिद्र इस तरह से, और इसको माना कैथोड, यानी कि कैथोड इन्होंने ली छिद्रित, ठीक। और इसमें लगा दिया एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है बच्चों निर्वात उत्पन्न करना। ये बच्चों क्या है? वैक्यूम पंप। और बच्चों ये क्या है? ये है आपका एनोड और ये आपका है कैथोड। ये है कैथोड। कैथोड बच्चों है यहां पर छिद्रित, परफोरेटेड, छिद्रित। फिर इसमें इन्होंने गैस भरी। हाँ, इसके अंदर जो इन्होंने प्रेशर उत्पन्न किया वो लगभग 0001 mmHg, मिलीमीटर Hg। आपको पता है कि जो दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और सामान्य दाब पर बैरोमीटर में पारा जो है वो 700 mm तक ऊपर चढ़ जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये कितना अल्प दाब है। इसके बाद जब इन्होंने इसमें गैस भरी, फिर इन्होंने यहाँ एनोड को एक वायर से कनेक्ट किया और वायर से कनेक्ट करने के बाद में इसको हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? हाई वोल्टेज सोर्स, उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। कैथोड को भी बच्चों जोड़ दिया ऐसे वायर ला करके, ऐसे इसको भी जोड़ दिया। ये सब करने पर इनको क्या पता चला कि ये छिद्रित कैथोड जो है इसके पीछे चमक उत्पन्न हो रही है। और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू गोल्डस्टीन ने इसका कारण पता किया तो पता चला कि एक प्रकार की अदृश्य किरणें इन छिद्रों को पार कर रही हैं और पार करके कैथोड के पीछे के क्षेत्र में जा रही हैं और इन्हीं की वजह से इसमें कैथोड के पीछे उत्पन्न हो रही है चमक। चूंकि ये छिद्रों को पार कर रही थी इसलिए कैनाल किरणें इनका नाम रख दिया। किसने? गोल्डस्टीन ने। बाद में चूंकि ये किरणें एनोड से आ रही थी इसलिए इनको एनोड किरणें भी कहा गया और बाद में रिसर्च में पता चला कि ये धन कणों से मिलकर बनी है, इसलिए इनको धन किरणें भी कहा गया। ये सारी थ्योरी मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखी है। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या डायरेक्ट नोट करना चाहें तो डायरेक्ट नोट करें कॉपी में। बच्चों एक बार मैं रीड किए दे रहा हूँ। गोल्डस्टीन 1886 ने ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड 2 बार लिख गया बच्चों, एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं और इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त यानी कि ग्लो उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों यानी कैनाल्स में से निकलकर दूसरी ओर जाती हैं।
कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये किरणें एनोड से निकलती हैं। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होने के कारण धन किरणें भी कहलाती हैं। अब बच्चों आप इसे नोट करें। बच्चों अब मैं आपको एनोड किरणों के गुणों और उनकी प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एनोड किरणों से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों को एनोड किरणों के गुणों के नाम से जाना जाता है। बच्चों कई एक्सपेरिमेंटों में से जो मेन कंक्लूजन आए वो कंक्लूजन क्या थे? एनोड किरणों के रास्ते में बच्चों जब कोई वस्तु रखी गई, जैसे ये वस्तु रख दी गई और इधर से एनोड किरणें आ रही हैं मान लो, और एनोड किरणों के मार्ग में ये वस्तु पड़ रही है और यहाँ कोई पर्दा रखा हुआ है, तो इस वस्तु के बराबर आकार में, इस वस्तु के बराबर छाया इस पर्दे पर बनती है, इस पर्दे पर बनती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि एनोड किरणें जो हैं ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। और बच्चों एनोड किरणों के रास्ते में जब एक हल्का पहिया रख दिया गया धातु का, बहुत हल्का पहिया रख दिया गया धातु का, और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है बच्चों, ये एक पहिया रख दिया गया धातु का जो घूमने के लिए स्वतंत्र था, तो एनोड किरणें जब गुजरी यहां से होकर के, पहिए के ऊपर से होकर के, यानी कि एनोड किरणों के गुजरने के रास्ते में जब ये पहिया पड़ा, तो ये पहिया एनोड किरणों के द्वारा घूमने लगता है। ये ऐसा इसलिए बच्चों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो एनोड किरणें हैं ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप जानते हो ऊर्जा का फार्मूला 12mv², यानी कि उन कणों का मास है और वेलोसिटी है जिस वजह से यहाँ ऊर्जा जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है हल्का पहिया। चूंकि बहुत हल्का पहिया घूम रहा था, इसका मतलब जो कण है वो अति सूक्ष्म है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी हुई। अब बच्चों जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया, एक प्लेट ली गई, दो प्लेटें ली गई, एक प्लेट को धारा स्रोत के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया गया, दूसरे को माइनस पॉइंट से, तो आप जानते हो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब एनोड किरणों को इस विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा गया तो एनोड किरणें मुड़ गई, यानी कि विक्षेपित हो गई। किस तरफ बच्चों विक्षेपित हुई? माइनस प्लेट की ओर, माइनस प्लेट की ओर, माइनस प्लेट की ओर विक्षेपित हुई। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि एनोड किरणें जो हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। चूंकि आपको पता है प्लस और प्लस का अट्रैक्शन माइनस की तरफ होता है, तो माइनस की तरफ मुड़ी है, इसका मतलब है कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई। अब बच्चों यहीं पर जब विद्युत क्षेत्र की जगह पे इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया। चुंबकीय क्षेत्र के लिए बच्चों दो दंड चुंबक रख दिए गए, एक चुंबक का नॉर्थ पोल इधर कर दिया गया, दूसरे चुंबक का साउथ पोल इधर कर दिया गया, तो बच्चों इनके बीच में उत्पन्न हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये एनोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरी तो ये सारी एनोड किरणें विक्षेपित हो गई दक्षिणी ध्रुव की ओर। किस तरफ विक्षेपित हुई? दक्षिणी ध्रुव की ओर। बच्चों दक्षिणी ध्रुव ऋणात्मक ध्रुव माना जाता है या ऋणात्मक ध्रुव होता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित हुई। बच्चों इससे पहले मैंने जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई है, उसमें बाय मिस्टेक मैंने ये बता दिया है कि कैथोड किरणें साउथ पोल की ओर झुकती हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। कैथोड किरणें नॉर्थ पोल की ओर झुकती हैं और एनोड किरणें साउथ पोल की ओर झुकती हैं। उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले उन्हीं को एनोड किरणों के गुण कहते हैं। और बच्चों एनोड किरणें जो थी ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये तो अभी आपको विसर्जन नली वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया। और बच्चों एनोड किरणें जो हैं धातु की बहुत पतली पन्नी को बेधकर आर पार भी निकल जाती हैं। और एनोड किरणें, इसका मतलब है कि एनोड किरणों में बेधन शक्ति होती है, बेधने की शक्ति होती है। लेकिन बच्चों आपने कैथोड किरणों में भी ये पढ़ा था कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती हैं। जब दोनों में तुलना की गई तो ये पता चला कि एनोड किरणों की जो बेधन क्षमता है वो कैथोड किरणों से कम है।
और बच्चों एनोड किरणें जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाली गई तो इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया। इसका मतलब है कि एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इन्हीं सब बातों को समराइज करने पर इसके गुण आ जाते हैं। एक बार देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड किरणों के गुण। नंबर फर्स्ट, एनोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। नंबर सेकंड, एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी है। नंबर थर्ड, एनोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन इनके मुड़ने की दिशा कैथोड किरणों से विपरीत होती है, जो बच्चों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। एनोड किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणें धातु की बहुत पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती हैं। इनकी भेदन शक्ति कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये बच्चों हो गए प्रॉपर्टीज हो गई एनोड किरणों की। अब आते हैं बच्चों एनोड किरणों की प्रकृति पर, इनका नेचर कैसा होता है। बच्चों कई साइंटिस्टों में मोस्टली अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने एनोड किरणों की प्रकृति के बारे में कई एक्सपेरिमेंट किए और निष्कर्ष ये निकाला कि एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हुई हैं उनके आवेश, इसको बच्चों मैं अब साफ किए दे रहा हूं, उनके आवेश और द्रव्यमान के बीच में जब उन्होंने अनुपात निकाला किसके किसके बीच में, आवेश E मान लो और द्रव्यमान M मान लो, इनके बीच में जब अनुपात निकाला किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके साइंटिस्टों ने, तो ये पाया कि ये जो अनुपात है ये विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग गैसों की एनोड किरणों के कणों के लिए E/m का मान जो है वो नियतांक नहीं है। इसका मतलब सार्वत्रिक नियतांक ये नहीं है। जबकि बच्चों कैथोड किरणों में आपने पढ़ा था कि E और M का अनुपात सार्वत्रिक नियतांक है, तो बच्चों उसके उलट यहाँ पर ये अनुपात जो है ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं। E/m का अधिकतम मान बच्चों पाया गया हाइड्रोजन गैस की एनोड किरणों के कणों के लिए, और वो अधिकतम अनुपात पाया गया 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। और हाइड्रोजन गैस की एनोड किरण का जो धनावेशित कण है उसी को बच्चों प्रोटॉन कहा जाता है, उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन को बच्चों H+ से भी डिनोट करते हैं। बच्चों आप देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर आ जाता है एक प्लस चार्ज, एक प्लस आवेश आ जाता है। अब आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसमें एक प्रोटॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। तो आप समझिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। इस वजह से प्रोटॉन को H+ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन गैस की एनोड किरण के धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। अब आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहा हूं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। बच्चों न्यूट्रॉन की खोज जानने से पहले आप कुछ टर्म्स जान लीजिए। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आएगी। तो वो टर्म्स क्या हैं, इनको समझेंगे पहले बच्चों आप। सबसे पहले तो बच्चों आप ये जानिए कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण बच्चों ये ग्रीक भाषा का अक्षर है अल्फा। तो ये अल्फा कण एक कण होता है जिसको अल्फा कण के नाम से जानते हैं। ये है क्या बच्चों, ये बच्चों एक हीलियम परमाणु होता है। आप जानते हो हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु का सिंबल He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है और अल्फा कण का सिंबल है 2He4, यानी कि इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU होता है। यहां हम ये कह सकते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण
कहते हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। सिंबल क्या है? इसे 2He2He4 से व्यक्त करते हैं। इसे बच्चों 2He4 से व्यक्त करते हैं। इसका द्रव्यमान 4 होता है। तो ये कुछ बच्चों जानकारी है कि अल्फा कण होता क्या है। अब बच्चों नाभिकीय अपक्रियाओं के बारे में आप जान लीजिए। बच्चों नाभिकीय अपक्रियाएं वो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें परमाणुओं के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है, यानी कि जिनमें परमाणुओं के नाभिकीय कण भाग लेते हैं। नाभिकीय कण भाग लेते हैं। नाभिकीय कण कौन कौन है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिकीय कण जिसमें भाग लेते हैं, और इनमें मैंने कहा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाभिकीय अपक्रिया ये राइट डाउन कर रखी है, ये बेरिलियम है। बेरिलियम तत्व का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और द्रव्यमान संख्या 9 होती है। जब इस पर ये अल्फा कण अटैक करता है तो ये बेरिलियम परमाणु का नाभिक जो है ये कार्बन परमाणु के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है। अब बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ परमाणु क्रमांक 4 है बेरिलियम का और कार्बन का 6 है। द्रव्यमान संख्या इसकी 9 है और इसकी 12 है। आप देखिए जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उसमें परमाणु क्रमांक का टोटल अपकारकों में और उत्पादों में दोनों में समान होना चाहिए परमाणु क्रमांक का टोटल, और द्रव्यमान संख्या का टोटल भी अपकारकों और उत्पादों का समान होना चाहिए। इसमें परमाणु से मतलब नहीं है। जैसे अभी सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करते हैं आप परमाणु संतुलित करते हैं कि अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन नाभिकीय अपक्रिया में परमाणु संतुलित ना करके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है। जैसे अब देखिए 4 2 6 परमाणु क्रमांक अपकारकों में है और 6 परमाणु क्रमांक यहाँ उत्पाद कार्बन में है। द्रव्यमान संख्या 9 4 13 कारकों में 13 है और उत्पाद में 12 है। तो इसका मतलब है कि इसको संतुलित करने के लिए हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका परमाणु क्रमांक 0 हो, द्रव्यमान संख्या 1 हो। तो ऐसा पार्टिकल ये न्यूट्रॉन होता है। तो अगर एक हम न्यूट्रॉन यहाँ पे जोड़ दें तो ये नाभिकीय अपक्रिया बैलेंस हो जाती है। कुल मिलाकर के ये रिएक्शन ये बता रहा है, ये नाभिकीय अपक्रिया ये बता रही है कि जब बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कण अटैक करता है तो एक न्यूट्रॉन निकलता है और बेरिलियम परमाणु का नाभिक कार्बन परमाणु के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूं आपको नाभिकीय अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जो आपका न्यूट्रॉन है ये तो मैं बता चुका हूं, न्यूट्रॉन का सिंबल 0n1 या n होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। इस पर 0 कूलम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो है 1.67493 × 10⁻⁻27 27 करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, -24 ग्राम होता है। लगभग इसका द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या अगर एएमयू में कहें तो 1.00865 एएमयू होता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई न्यूट्रॉन के बारे में। अब बच्चों एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। जैसा कि बच्चों आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर जब अल्फा कणों की बमबारी की गई, अल्फा कणों का अटैक किया गया, बमबारी का मतलब अल्फा कणों की इस पर बौछार हुई बेरिलियम तत्व पर, तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार की इसमें वेधी किरणें निकल रही हैं। ऐसी किरणें निकल रही हैं जिनमें वेधने की क्षमता है। तो ये घटना हुई। क्या घटना हुई? बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं। ये घटना हुई तो इंग्लिश वैज्ञानिक जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने 1932 में इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और ये पाया कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई हैं जिनका द्रव्यमान
1.008665 AMU। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बच्चों होता है 1.00797। ये और ये लगभग बराबर हैं, के लगभग बराबर है। इन कणों को जेम्स चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया, और न्यूट्रॉन का सिंबल है 0n1। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कणों की खोज की। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को द्रव्य का मूल कण कहते हैं, प्रोटॉन को भी द्रव्य का मूल कण कहते हैं, और न्यूट्रॉन को भी द्रव्य का मूल कण कहते हैं। ये इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ गया न्यूट्रॉन को द्रव्य का मूल कण क्यों कहते हैं? तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि लिथियम, बोरान, लिथियम एलाई, बोरान बी इत्यादि अन्य हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है। प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध हुआ है? कि लिथियम, बोरान और अन्य हल्के तत्वों पर जब अल्फा कणों का बमबारी होती है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो ये नाभिकीय अपक्रियाएं हैं। तो इन नाभिकीय अपक्रियाओं और अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से ये बात सिद्ध हुई कि केवल हाइड्रोजन 1 परमाणु को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन द्रव्य का एक मूल कण है। बच्चों हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। अभी बच्चों आगे अभी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, समस्थानिक वो परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1S2, 1H3। तो ये 1H1 जो है ये 1S2 और 1S3 से डिफर है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। तो न्यूट्रॉन कैसे आता है? न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटाने पर आता है। तो 1 - 1 = 0। इसका मतलब 1H1 परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये एक अकेला ऐसा हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो केवल एक ही परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है, बाद बाकी अन्य सारे परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से न्यूट्रॉन को भी द्रव्य का मूल कण मान लिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चों न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन को द्रव्य का मूल कण क्यों कहते हैं, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप इसे नोट कर लें। अब बच्चों मैं आपको परमाणु नाभिक की खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। बच्चों एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक तत्व लिया रेडियम सी, जिसको बिस्मथ 83-214 कहते हैं। बच्चों ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप विघटित होते रहते हैं, और ये जो बिस्मथ 83-214 है, जिसको रेडियम सी यहाँ कहा गया है, ये अल्फा कण जनरेट करता है। इससे अल्फा कण निकलते हैं। बच्चों अल्फा कणों के बारे में अभी मैंने बता रखा है आपको कि इसका सिंबल 2He4 होता है। ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। इस पर चार्ज +2 होता है। तो अल्फा कणों की उन्होंने बमबारी की। किस पर बमबारी की? एक स्वर्ण धातु की बहुत पतली पन्नी पर। इतनी पतली पन्नी थी कि जिसकी मोटाई लगभग 0.004 सेंटीमीटर थी। यानी कि इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की किस पर? स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी पर। और इससे जो चमक उत्पन्न हुई, वो पर्दे पर इससे जो चमक उत्पन्न हुई, एक पर्दा भी लगा दिया, पर्दे पर जो चमक उत्पन्न हुई उसका इन्होंने अवलोकन किया और उससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों? क्या इन्होंने उसमें देखा? इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर सीधी रेखा में निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये देखी कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाते, मुड़ जाते हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये देखी कि बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो 90 अंश से अधिक के कोण पर टर्न हुए और पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आए। तो इन्होंने ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए। पहला क्या ऑब्जर्वेशन था कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। जैसे मैं यहां से अगर आपको समझाऊं, जैसा कि अभी मैं बच्चों आपको बता चुका हूं कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं और इन पर +2 चार्ज होता है। तो यहां मैं अल्फा कणों को प्लस सर्किल से डिनोट करूंगा। जैसे यहां मैं ये अल्फा कण ले रहा हूं, ये
ये अल्फा कण अगर मैंने मान लिया है और ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है तो ये इसको पार करके एक सीधी रेखा में निकल गया। अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे। यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर मैं दिखा सकता हूं मेजोरिटी, मेजोरिटी अधिकता में, या ऐसे लिख लो मेजोरिटी में, मेजोरिटी में ये ऐसे अल्फा कण थे जो अधिकता में थे। ऐसे ही ऊपर हुआ और ऐसा ही बच्चों नीचे हुआ। ये अल्फा कण का सिंबल मैं बना रहा हूं, एक छोटा सा सर्किल बना रहा हूं और उसमें लगा रहा हूं प्लस। क्यों? क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं। तो ये ऐसे अल्फा कण हैं जो अधिकता में हैं और स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। अब बच्चों दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा कण जैसे ये ले ले, मैं ये अल्फा कण मैं ले रहा हूं, कुछ अल्फा कण ऐसे गए अपने रास्ते से, ऐसे रास्ते से गए, सीधे चले गए और ये जाने के बाद अपने रास्ते से मुड़ गए, यूं इस तरह से निकल गए। ऐसे ही ऊपर हुआ और ऐसा ही नीचे हुआ, ऐसे गए और जाकर के ऐसे मुड़ गए। ये कैसे थे बच्चों? ये संख्या में थोड़े थे, फ्यू, कुछ अल्फा कण, फ्यू, ठीक। और बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम, वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो ऐसे गए और ऐसे जाने के बाद 90 अंश से अधिक के कोण पर टर्न हुए और टर्न होने के बाद पुनः वापस आ गए। ये ऐसे गए और ऐसे जाकर के टर्न होकर वापस आ गए। और ये पहला ऑब्जर्वेशन, अधिकांश अल्फा कण ऐसे गए सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे गए जाकर के अपने रास्ते से मुड़ गए। ये कैसे थे बच्चों? वेरी फ्यू, ये संख्या में बहुत कम थे। इसको और ऐसे हम दिखा दें, ये संख्या में बच्चों बहुत कम थे जो अपने रास्ते से वापस आए। तो ये सीन पूरा क्रिएट हुआ बच्चों यहाँ पर कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए और बहुत कम अल्फा कण 90 अंश से अधिक के कोण से विक्षेपित होकर के पुनः वापस आ गए। अब बच्चों देखो, रदरफोर्ड ने जो पहला ऑब्जर्वेशन था इससे क्या निष्कर्ष निकाला? ऑब्जर्वेशन था अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है, रिक्त या खोखला, उसमें कोई अवरोध नहीं। दूसरी बात, अब देखो बच्चों, एक बात तो अभी मैंने आपको बता दी कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, इन पर +2 आवेश होता है। कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए। अब बच्चों अल्फा कण तो थे धनावेशित, धनावेशित कण जा रहा है और ये अपने रास्ते से अगर भटक रहा है तो इसका मतलब है इसके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आ रही है जो इसी प्रकार का आवेश जिस पर है, यानी कि सेम चार्ज है, इस सेम नेचर का चार्ज है। अल्फा कण पर प्लस है तो वो जो अवरोध है उस पर भी कैसा चार्ज है? प्लस। चूंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये दूसरे ऑब्जर्वेशन से ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो कि सूक्ष्म स्थान घेरे हुए। और तीसरा जो निष्कर्ष था कि बहुत कम अल्फा कण अपने मूल पथ से विक्षेपित होकर वापस आए। इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला कि जो वो धनावेशित भाग है, ये मैं बनाऊं तो इस तरह से, ये जो धनावेशित भाग है ये बहुत ही रिजिड है, दृढ़ है और सघन है, डेंस है। दृढ़ है और सघन है, दृढ़ मतलब रिजिड, मजबूत है और सघन है। तो इस तरह के जो धनावेशित, केंद्रीय धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसी को परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज हुई। ये बच्चों जो मैंने आपके सामने सीन क्रिएट किया है ये अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग है।
मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे, यहाँ आप लिख लें अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन स्कैटरिंग, छितराना, बुरी तरह से छितराना, अंधाधुंध बम्बार्डमेंट होना, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से परमाणु की नाभिक की खोज भी, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने राइट डाउन कर रखा है, एक बार रीड किए दे रहा हूं। परमाणु नाभिक की खोज, परमाणु नाभिक की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की। फिर अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने रेडियम सी, बच्चों रेडियम सी मतलब बिस्मथ 83-214 से निकलने वाले अल्फा कणों की एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी यानी कि 0.0004 सेंटीमीटर पर बमबारी की और पाया कि क्या पाया, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण 90 अंश के कोण से अधिक के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है जो भारी व दृढ़ है। भारी मतलब डेंस, घना, और दृढ़ यानी कि रिजिड है। इस प्रकार परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, बच्चों धनावेश तो पूरा यहाँ केंद्रित है लेकिन द्रव्यमान पूरा केंद्रित नहीं है, कुछ द्रव्यमान इसके बाहर भी रहता है, तो इसलिए मैंने यह शब्द यूज किया लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। अब अगर सदैव शब्दों में परमाणु नाभिक की डेफिनेशन बने तो इसी से मैं बच्चों में शब्दों को अरेंज करके यहाँ डेफिनेशन मैंने बना रखी है। देखिए बच्चों, परमाणु के केंद्रीय भाग को, ये केंद्रीय भाग है जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, सेंटर्ड रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। बच्चों परमाणु के नाभिक की ये कंप्लीट डेफिनेशन है, अगर आती एग्जाम में तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था पूरा एनालिसिस, परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। अब आप इसे नोट करें कॉपी में। अब बच्चों मैं आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों को एक साथ समझाने जा रहा हूं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए बच्चों जो परमाणु होता है, परमाणु उसका केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसी को परमाणु का नाभिक कहते हैं, और उसमें दो कण रहते हैं, एक प्रोटॉन रहता है, दूसरा न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर परमाणु का नाभिक है। और परमाणु के बाहर का जो क्षेत्र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। बच्चों किसी परमाणु का कुल आवेश सदैव शून्य होता है, परमाणु का कुल आवेश सदैव शून्य होता है, परमाणु का कुल आवेश जो है ये बच्चों सदैव शून्य होता है क्योंकि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। अब बच्चों इसके अंदर थोड़ा जाते हैं और पता करते हैं कि अंदर स्थित क्या बन रही है। बच्चों आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश की मात्रा समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। अब परमाणु तो विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन मतलब इस पे आवेश 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आवेश शून्य हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लें कि परमाणु में 5 प्रोटॉन है तो 5 प्रोटॉनों का आवेश हो गया +5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया -5, टोटल आवेश हो गया 0। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दो बातें बच्चों आपके दिमाग में आनी चाहिए कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है, परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है।
परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर उसका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं परमाणु में। अब बच्चों आते हैं परमाणु क्रमांक पर। देखिए बच्चों, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है और इसका सिंबल बच्चों है कैपिटल जेड। सामने देखिए, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जेड बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अब बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इट मीन्स जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव निश्चित होता है। ये आपको तत्व की डेफिनेशन में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। बच्चों, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु क्रमांक सदैव समान रहते हैं। आपको पता है तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसी वजह से परमाणु क्रमांक को तत्व का मूल लक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण क्यों है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सामने है आपको। आपके किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण। अब बच्चों आते हैं द्रव्यमान संख्या पर। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 AMU होता है, लगभग 0 AMU होता है। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर द्रव्यमान वाले कण दो ही हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान वाले कण दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU। इसका मतलब है कि किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है तो उसका द्रव्यमान लगभग आ जाएगा 10 AMU। टोटल संख्या 10 है, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान 1-1 AMU के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, लगभग 0। तो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का लगभग द्रव्यमान होता है। इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के कणों की संख्या को द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है और द्रव्यमान संख्या को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसका सिंबल होता है बच्चों कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इट मींस ए बराबर पी प्लस एन। बच्चों, मैं यहाँ बता चुका हूं कि पी बराबर जेड होता है, तो जैसे आप p बराबर जेड यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर जेड प्लस एन। यहाँ से बच्चों n की वैल्यू जब निकालेंगे तो z को हम इधर भेजेंगे तो z इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि n बराबर a माइनस जेड। इट मीन्स अगर किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और उसका परमाणु क्रमांक पता हो तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर a माइनस जेड। बच्चों, ये नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि नाभिक में रहते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियन कहा जाता है, हिंदी में नाभिकीय कण। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय कण कहलाते हैं, इनको न्यूक्लियन कहते हैं। और बच्चों, किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो उसका मूल लक्षण नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, तत्व के एक ही तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान भी हो सकती हैं। इस कारण से द्रव्यमान संख्या को तत्व का मूल लक्षण नहीं कहा जाता है, तत्व का मूल लक्षण नहीं कहा जाता है। अभी तुरंत इसके बाद जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं समभारिक समस्थानिक, उसमें इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा कि क्यों एक ही तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। तो बच्चों, अब आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे ही नोट करो। बच्चों, अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं समस्थानिक, आइसोटोप्स। बच्चों, अगर इस शब्द आइसोटोप्स पे जाएं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आइसोस और टोप्स। देखिए बच्चों, आइसोटोप्स इक्वल टू आइसोस प्लस टोप्स। आइसोस मींस सेम, टोप्स मींस प्लेस।
जिनका स्थान समान हो। बच्चों स्थान समान होने से मतलब है आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान हो। बच्चों आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक ही स्थान पर रखे हुए हैं आवर्त सारणी में। और बच्चों जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे बच्चों यहां अगर हम कहें 1H1 1H2 1H3, ये बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसको बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 कहा जाता है। इसको बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हाइड्रोजन 2 कहते हैं। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। और 1H3 इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन 3। ये किसके बच्चों समस्थानिक हैं? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बच्चों इसका एक नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 को कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसको बच्चों बोला जाता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के ये तीनों परमाणु समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों है? क्योंकि इन तीनों के बच्चों देखो परमाणु क्रमांक 1 है जो कि समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 व 3 है जो कि असमान है। तो ये थे बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो बच्चों समस्थानिकों का मूल लक्षण यही है कि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो, भिन्न होंगी लेकिन परमाणु क्रमांक समान होंगे। इसी तरह से बच्चों अगर हम कहें ऑक्सीजन, हाँ 8O16, 8O16 8O17, इनको बच्चों क्रमशः बोलते हैं ऑक्सीजन 16 और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन 17। तो ये बच्चों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। किसके हैं बच्चों? ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक। बच्चों इनकी मेन यही पहचान है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होंगी। इसी तरह से बच्चों कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। इसको कार्बन 12 कहते हैं, इसको कार्बन 13 कहते हैं, इसको कार्बन 14 कहते हैं। सभी के परमाणु क्रमांक 6 हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14 है। तो समस्थानिक आप समझ गए होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होंगी। परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। अब इनके लक्षणों पर आते हैं, समस्थानिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। तो पहली बात तो यही कि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। भिन्न क्यों? क्योंकि द्रव्यमानों की संख्या समान है। तो इसका मतलब जब प्रोटॉन समान है तो न्यूट्रॉन जरूर डिफर होगा, तभी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरा लक्षण, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उनके समान होंगे। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। समस्थानिकों के भौतिक गुणों में भिन्नता होती है क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। तो द्रव्यमान संख्याएं बच्चों भिन्न है तो इस वजह से भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान है। तो ये बच्चों थे समस्थानिक और उनके लक्षण, इनको नोट करें। अब बच्चों मैं आपको संभारिक पढ़ाने जा रहा हूं। संभारिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं?
बच्चों समस्थानिक का रिवर्स कर दीजिए, ठीक उल्टा कर दीजिए। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्या असमान थी। समभारकों में परमाणु क्रमांक असमान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। मतलब ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो लेकिन उनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों मैं यहां पर परमाणु ले लूं, आर्गन ले लूं, पोटेशियम ले लूं और कैल्शियम ले लूं। बच्चों आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, जानते हैं। लेकिन द्रव्यमान संख्या इन सभी की 40 होती है। तीनों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं यहाँ जो सीन बनना है वो ये बनना है कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों के परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है। तो ये क्या है? समभारिक है। क्या होंगे बच्चों? समभारिक होंगे, समभारिक है। तो समभारिक की पहचान आप समझ पा रहे हैं कि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसी तरह से अगर हम ट्राइटियम को ले लें 1s3 और हीलियम 3 को ले लें 2he3, तो आप इनको ध्यान से देखो, इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 और 2 लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की 3 है। तो ये भी क्या है? समभारिक है। तो समभारिक की पहचान आपके दिमाग में इंटर कर गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अब आप देखिए समभारकों का डिफर क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी कि Z इनका डिफर है। अगर एक का परमाणु क्रमांक Z है, दूसरे का Z' है, तो ये समान नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में प्रोटॉन समान नहीं होंगे, इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होंगे तो इनके रासायनिक गुण भी समान नहीं होंगे। समान बच्चों इनमें क्या है? इन दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल समान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल यानी कि योगफल समान है। और ये द्रव्यमान वाले कण हैं। द्रव्यमान संख्या इनको कहा जाता है, दोनों के टोटल को। इट मीन्स दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह लो या द्रव्यमान संख्या कह लो, ये समान होती है। और द्रव्यमान पर उस भौतिक गुण डिपेंड करता है। भौतिक गुण जो होते हैं वो द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं। तो समभारकों की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो इस वजह से समभारकों के भौतिक गुण समान होते हैं। और बच्चों समभारकों के परमाणु क्रमांक समान नहीं है, तो इस वजह से आवर्त सारणी में इनका स्थान भी समान नहीं होता है। ये बच्चों मैंने इनके कुछ कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइट डाउन कर रखे हैं, इनको देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, समभारकों के नाभिकों में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है किंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो, इस कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान समान नहीं होता। नंबर सेकंड, समभारकों के रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। नंबर थर्ड, समभारकों के भौतिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। तो बच्चों अब आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर मेरे द्वारा रेगुलर लेक्चर वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।